नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। सो वेट ऑफ अर्थ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, W=G m/m/r², यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें WE से अर्थ का आ जाएगा, WM से मून का। ये WE क्या है फॉर अर्थ एंड M फॉर मून। सेम फॉर्मूला लगा दिया। मास ऑफ मून 7.36 × 10⁻22 किलोग्राम एंड आर जो रेडियस होता है वो कितना होता है 1.74 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर हो गया। देन मून का निकाला तो 2.42, इसको अगर सॉल्व करेंगे 7.36 × 10⁻22 अपॉन डिवाइडेड बाई 1.74 × 10⁻6, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। कितना आ गया वेट ऑफ मून 2.431 × 10⁻10 एंड वेट ऑफ अर्थ आ गया 1.474 × 10⁻11 × m, क्योंकि स्मॉल m तो अभी हमारे पास है ना, हमने स्मॉल m नहीं पुट किया है, कैपिटल M और अपॉन r², तो ये मल्टीप्लाई में। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे से, तो m से m कट गया, फिर वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 2.431 × 10⁻10 अपॉन में, मतलब इसको सॉल्व करोगे, इस वाले इक्वेशन को कट करके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.16, दैट इज़ 1/6। तो वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज़ 1/6। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ 1/6। हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 इंटू वेट ऑफ इट अर्थ। जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून पे वो क्या है 1/6 है, उसके वेट अर्थ पे उसके वेट से, ठीक है। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, बुक में एग्जांपल देखना, उसमें हमें मास 10 kg देगा और ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 9.8। सो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। फोर्स क्या है W क्या है, फोर्स के इक्वल है, तो W लिख सकते हैं, तो W इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। मास 10 दिया हुआ है ना, ग्रेविटी 9.8 होती है, तो यह 98 न्यूटन। अब न्यूटन क्यों आया, क्योंकि W की SI यूनिट क्या है न्यूटन, ठीक है, तो इसीलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10.5। एग्जाम्पल 10.5 में क्या है, हमारे पास अब ये फॉर्मूला तो आ गया कि जो वेट है मून का वो क्या है अर्थ के वेट के 1/6 है, तो हमने ये डाल दिया। W हमें क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो 10/6 n आ गया हमारे पास। देखो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, इसको सॉल्व करेंगे 1.6 है, ये 10 जो है क्वेश्चन में गिवन है, तो 10 × 1/6 आ जाएगा 1.67 न्यूटन, इसलिए क्योंकि न्यूटन क्या है SI यूनिट ऑफ वेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, थर्स्ट एंड प्रेशर। सो थर्स्ट क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे मतलब मान लो कोई, अगर मैं यहाँ फोर्स लगा रही हूँ तो ये मेरा हैंड जो है ये पेज पे क्या है परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका एग्जांपल जो बुक में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जब हम जो हमारे ब्लैक ब्राउन बोर्ड्स होते हैं उन पे हम कोई कैलेंडर वगैरह कुछ लगाते हैं तो उसमें हम पिन से लगाते हैं, उस पिन को हम प्रेस करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स जाता है सरफेस पे, उसे क्या बोलते हैं थर्स्ट। उसके बाद प्रेशर किसे बोलते हैं, थर्स्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू थर्स्ट अपॉन एरिया, और ऐसा यूनिट क्या होते हैं प्रेशर की, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स और पास्कल, मेनली पास्कल याद रखना, पास्कल इज इम्पॉर्टेंट टर्म। प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10.6 क्वेश्चन एग्जाम्पल बुक में देखना, इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। उसमें हमें दो डायमेंशन दी हुई है, एक डायमेंशन दी हुई है 40 × 20 × 10 और हमें मास दिया हुआ है। थर्स्ट का फॉर्मूला मैंने भी बताया, थर्स्ट का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। तो मास 5 kg, ग्रेविटी हमें पहले से पता है, तो हमारे पास थर्स्ट आ गया। अब एरिया ऑफ साइड का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों डायमेंशन डालो, 20 × 10 जो गिवन है ये आ जाएगा। फिर प्रेशर क्या है थर्स्ट अपॉन एरिया, तो थर्स्ट आ गया एरिया आ गया, ठीक है, तो थर्स्ट अपॉन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरी डायमेंशन दी हुई है 40 × 20, उसके हिसाब से निकालेंगे, तो 40 × 20 सेम एरिया निकाल लो, मास गिवन है, प्रेशर क्या होता है थर्स्ट अपॉन एरिया, जो थर्स्ट है उसको अपन क्या लिख दो एरिया, एरिया क्या है ये, और थर्स्ट तो क्या है तो ऊपर 49, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे होंगे, बस इसमें एक फॉर्मूला ये लगेगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्राम, जिससे हमें थर्स्ट आ गया, और फिर प्रेशर के फॉर्मूले में थर्स्ट अपॉन एरिया लिख देंगे, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड अप ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। मीन्स जो हम स्कूल बैग कैरी करते हैं उसकी जो स्ट्रैप है वो थिन होनी चाहिए या स्ट्रॉन्ग, और वो ऐसा क्या रीज़न है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला ही रीज़न है, अगर जो हम बैग कैरी करते हैं अगर उसकी जो स्ट्रिंग है वो पतली हुई तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल एरिया उतना ज़्यादा लार्ज प्रेशर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है वो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। देखो बिकॉज थिन स्ट्रिंग हैज़ वेरी लेस
कॉन्टैक्टिंग एरिया वायर विच इंक्रीजेस प्रेशर ऑन शोल्डर्स। अगर थिन स्ट्रिंग रहेगी तो क्या आएगा, उसका कम एरिया रहेगा, और कम एरिया रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलर इज द सरफेस एरिया, लार्जर विल बी प्रेशर ऑन सरफेस, बिकॉज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस ऑन विच द फोर्स एक्ट। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए थिन स्ट्रिंग रहेगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग पतली है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और मोटे स्ट्रिंग रहेगी तो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इसकी वजह से थिन स्ट्रिंग से क्या हो जाएगा, अनकम्फर्टेबल होगा बैग को होल्ड करने में। इसीलिए ये रीज़न है थिन स्ट्रिंग का, क्या कि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा कंधे पे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी। बायंसी क्या होता है या बाइंड फोर्स क्या होता है? जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, अपथर्स्ट या बाइंड फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथर्स्ट और बाइंड फोर्स। ठीक है, हर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बायंसी वो करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बाइंड फोर्स डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब बाइंड फोर्स कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, किस पे डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पे। देखो इसका एग्जाम्पल जिससे उससे समझ आएगा कि एग्जैक्ट बायंसी है क्या। हमने कोई बॉटल है उसको इमर्स्ड किया पानी में, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस बॉटल को नीचे खींचेगा। ग्रेविटी क्या करेगी, अगर ये पेन है, जैसे कोई बॉटल है तो ग्रेविटी उस बॉटल को नीचे, हमने ये पेन मान लो उसमें डाल दिया वाटर में, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसको नीचे खींचेगी। बट जो बॉटल है उसके अंदर जो पानी है वो क्या लगा रहा है, अपथर्स्ट फोर्स। जो बॉटल है उसके अंदर वो पानी का लगा रहा है अपथर्स्ट फोर्स। अगर वो पानी अपथर्स्ट फोर्स लगा रहा है तो बॉटल क्या होगी, ऊपर की तरफ आएगी। अब यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और उसके अंदर जो पानी है उसको अपथर्स्ट फोर्स दे रहा है। तो जो उसके अंदर पानी है उसका अपथर्स्ट फोर्स क्या है, ज़्यादा है रेदर देन ग्रेविटी फोर्स। तो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन बॉटल इज ग्रेटर देन इट्स वेट। इसका एग्जांपल तुम ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे हम सर्दी वगैरह में कोई पानी की बाल्टी में डब्बा डाल दे, तो उस डब्बे को कभी भी उल्टा डालोगे और उठाओगे ना तो उसमें तुम्हें एक प्रेशर फील होता है ऊपर की तरफ, उसे बोलता है अपथर्स्ट फोर्स। ठीक है, होपफुली वाला समझ आ गया होगा। क्या है कि कोई भी बॉटल है उसको हम इमर्स करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या काम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना। ग्रेविटी फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना। बट उस पानी के अंदर, उस डब्बे के अंदर क्या होगा, अपथर्स्ट फोर्स लग रहा होगा। देखो ये एज्यूम करो, ये बाल्टी है, इसके अंदर ये डब्बा है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसे क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। बट इस जो डब्बे के अंदर पानी है वो इसको अपथर्स्ट फोर्स देगा, और इस डब्बे के अंदर का पानी का अपथर्स्ट फोर्स ज़्यादा है रैदर देन इस ऑब्जेक्ट के वेट से, इसलिए यहाँ पे अपथर्स्ट फोर्स ज़्यादा लगा, और इसको ही क्या बोलते हैं हम, बाइंड फोर्स और बायंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोर और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर पे ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट क्यों ही सिंक करता है या क्यों फ्लोट करता है, इसका रीज़न क्या है देखते हैं। इसका रीज़न क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है या सिंक क्यों करता है, ये किस वजह से होता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ऑब्जेक्ट डेंसिटी, कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, कि ज़्यादा है तो कम, कैसे कितना बाइंड फोर्स लगेगा, या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तो क्या होगा। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं कोर्क का और नेल का। ठीक है, तो जो कोर्क है वो पानी में तैरती है और जो नेल है वो पानी में डूब जाती है। ठीक है, तो वही हमें बताना ऐसा क्यों होता है। तो जो कोर्क है वो फ्लोट करती है, क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी है कोर्क की वो क्या है, कम है पानी की डेंसिटी से। जो कोर्क है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है पानी की डेंसिटी से। तो इसके मतलब क्या है कि जो अपथर्स्ट है वाटर का वो कोर्क पे क्या होगा, ज़्यादा होगा उस वेट। अब देखो ऐसे समझे, डायग्राम से जाती हूँ कि ये पानी है, इसमें ये कोर्क है। ठीक है, तो ये जो कोर्क है इसकी क्या है, डेंसिटी कम है पानी से। अगर इसकी डेंसिटी कम है तो जो अपथर्स्ट फोर्स क्या हो जाएगा, वो कम, डेंसिटी कम है इसकी, ठीक है, इसके वेट से, तो अपथर्स्ट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अपथर्स्ट फोर्स ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, ये फ्लोट होगा, सिंक नहीं होगा। समझा है क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या है, वाटर की ज़्यादा है, इसकी कोर्क की डेंसिटी कम है। तो कोर्क की डेंसिटी कम है तो जो अपथर्स्ट होगा वाटर का वो कोर्क पे क्या होगा, ग्रेटर होगा देन वेट ऑफ कोर्क, तो वो तैरेगी। ठीक है, समझ आया ना। बाकी जो नेल है उसका है, नेल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है पानी की डेंसिटी से, जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या होगा, वो कम होगा। मीन्स ये सोचो, ये नेल डाली, ये नेल है अंदर डूब गई, यहाँ पे आ गई, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, पानी से ज़्यादा है, पानी से डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो अपथर्स्ट फोर्स है वो पानी का कम लगेगा, क्योंकि पानी से ज़्यादा डेंसिटी होगी ना, पानी से ज़्यादा डेंस है, तो जो पानी का जो अपवर्ड थर्स्ट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम, इस वजह से ये डूब जाएगी और सिंक हो जाएगी, और वो कोर्क फ्लोट होएगी। ठीक है, ये कोर्क है और ये नेल। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कि नेल क्यों डूब जाती है और कोर्क क्यों। कोई चीज़ की जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगी और जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो डूब जाएगी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्किमेड्स प्रिंसिपल।
मोस्टली पेपर में पक्का पूछा जाता है, पक्का मतलब इसको याद कर लो। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, इसने क्या स्टेटमेंट दी थी कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कि कभी भी कोई भी जो बॉडी है वो पानी में डूब रही है पूरी तरीके से या थोड़ी बहुत तरीके से, उस पर क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स। ठीक है, और वो जो अपवर्ड फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, उसके जो वेट, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उस वेट के। ठीक है, ये स्टेटमेंट एज टू एज याद कर लेना। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्या हमने क्या किया था, शिप्स और सबमरीन को डिज़ाइन किया था पहले। दूसरी क्या है, इलेक्ट्रोमीटर्स जो है वो भी इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। थर्ड क्या है, हाइड्रोमीटर्स जिनसे हम लिक्विड की डेंसिटी निकालते हैं, वो भी किसके ऊपर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये तीनों इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन क्या है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg। इसमें ये कह रहेगा तुम्हारा जो वेइंग मशीन पे मास 42 kg आ रहा है, तो एग्जैक्ट वो 42 होगा या उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। तो जो वेइंग मशीन है ना वो एग्जैक्ट नहीं दिखाती है, तो हमारा वेट एक्चुअल में उससे ज़्यादा होता है बट शो कम होता है। सो आवर वेट इज़ मोर देन 42 kg बिकॉज वेइंग मशीन रीड स्लाइटली लेस देन एक्चुअल वैल्यू। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अपथर्स्ट है एयर का वो हमारी बॉडी पे लगता है, बिकॉज ऑफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ अपथर्स्ट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन आवर बॉडी, उसकी वजह से वो वेट हमारा कम दिखाते हैं, वेट उससे स्लाइटली। और ये इंटेक्स क्वेश्चन था लास्ट वाला, बुक से लिख लेना कि जो कॉटन बैग है वो हैवियर होगा आयरन बार से या आयरन बार। तो इसका रीज़न है इसका आंसर है कॉटन बैग ज़्यादा हैवियर होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉटन का बैग है उसका उसमें लार्जर एयर है थर्स्ट का देन आयरन, तो उसकी वजह से उसमें बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगा कॉटन में, तो कॉटन का एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा हैवियर होगा। क्यों, क्योंकि बाइंड फोर्स की वजह से एयर का। ठीक है।